नमस्कार, किस्से कहानियां में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास गबन का भाग 8। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी। वकील साहब ना आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर लें, पर रमेश में इतना साहस न था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलाया। ये युवतियां उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिलाकर हंसना उन्हें हुड़दंगपन मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को भारी और लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य यह था कि आज जालपा भी उन्हीं में मिल गई थी। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक न की। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों से इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था गंगू को 600 रुपए दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रुपए और रह जाएंगे। इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 800 रह जाएंगे। इस तरह उसे अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रौब से बोला, क्या रंग ढंग है महाराज, कोई नई चीज बनवाई है इधर? रमा के टाल मटोल से गंगू इतना विरक्त हो रहा था कि आज कुछ रुपए मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न ना कर सकी। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब, चीजें कितनी बनी और कितनी बिकी, आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए आपके यहाँ से एक पैसा भी नहीं मिला। रमानाथ ने कहा, भाई, खाली हाथ दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में नहीं हैं जिनसे तकाजा करना पड़े। आज यह 600 रुपए जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन तैयार कर दो। गंगू ने रुपए लेकर संदूक में रखे और बोला, बन जाएंगे। बाकी रुपए कब तक मिलेंगे? रामानाथ ने कहा, बहुत जल्द। गंगू बोला, हाँ बाबूजी, अब पिछला साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहाँ से जल्द रुपए वसूल होने वाले नहीं। नतीजा यह हुआ कि रमा रोज तकाजा करता और गंगू रोज हीले करके टालता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता, कभी उसके लड़के बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन ना बने। रतन के तकाजों के डर से रमा ने पार्क जाना छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने आई। आखिर जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, वह सुअर नहीं बना कर देता तो तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं देते? रामानाथ ने कहा, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ ना पूछो। बस रोज आजकल किया करता है। मैंने बड़ी भूल की जो उसे पेशगी रुपए दे दिए। अब उससे रुपए निकलना मुश्किल है। रतन ने कहा, आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से वसूल कर लूंगी। तावान अलग। ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस में दे देना चाहिए। जालपा ने कहा, हाँ, और क्या सभी सुनार देर करते हैं? मगर ऐसा नहीं, रुपए डकार जाएं और चीज के लिए महीनों दौड़ाएं। रमा ने सिर खुजाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उससे रुपए लेकर किसी दूसरे सर्राफ को दे दूंगा। रतन ने कहा, आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते? मैं हंटर से बात करूंगी। रमानाथ ने कहा, कहता तो हूं 10 दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे। रतन बोली, आप खुद ही ढीले ढाले हैं। आप उसकी लल्लो चप्पो की बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते तो मजाल थी कि यों हीले हवाले करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उसी दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया, बिना आधे रुपए लिए कंगन ना बन सकेंगे। पिछला हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए। रमा को मानो गोली लग गई। बोला, महाराज, यह तो भलमनसी नहीं है। एक महिला की चीज है। उन्होंने पेशगी रुपए दिए थे। सोचो, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझसे अपने रुपयों के लिए पुरनोट लिखा लो, स्टैंप लिखा लो, और क्या करोगे? गंगू बोला, पुरनोट को शहद लगाकर चाटूंगा क्या? 8-8 महीने का उधार नहीं होता। महीना 2 महीना बहुत है। आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 रुपए कौन बड़ी बात है? कंगन तैयार है। रमा ने दांत पीस कर कहा,
अगर यही बात थी तो तुमने 1 महीना पहले क्यों ना कह दी? अब तक मैंने रुपए की कोई फिक्र की होती ना। गंगू बोला, मैं क्या जानता था आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं। रमा निराश होकर घर लौट आया। अगर इस समय भी उसने जालपा से सारा वृतांत साफ साफ कह दिया होता तो उसे चाहे कितना ही दुख होता, पर वह कंगन उतार कर दे देती। लेकिन रमा में इतना साहस न था। वह अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात न कर सकता था। इसमें संदेह नहीं है कि रमा को 100 रुपए के करीब ऊपर से मिल जाते थे, और वह किफायत करना जानता तो इन 8 महीनों में दोनों सर्राफों के कम से कम आधे रुपए अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर का खर्च भी था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता, और सर्राफों का देना किसी एक मुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। कौड़ियों से रुपए बनाना वणिकों का ही काम है। बाबू लोग तो रुपए की कौड़ियां ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सर्राफे का चक्कर लगाया। बहुत चाहा कि किसी सर्राफ को झांसा दूं, पर कहीं दाल ना गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती हैं। रमा को रात भर नींद ना आई। यदि आज उसे 1000 का रुक्का लिखकर कोई 500 रुपए भी दे देता तो वह निहाल हो जाता, पर अपनी जान पहचान वालों में उसे ऐसा कोई नजर न आता था। अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बांधा रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथों रुपया खर्च करता था। अब किस मुंह से अपनी विपत्ति कहे। वह पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपए दिए। गंगू नालिश करने तो जाता न था। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वह उसका स्वागत करता। कम से कम 10-5 दिन की मोहलत तो मिल जाती, मगर बुलाने से तो मौत भी नहीं आती। वह तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कोई तार ही भिजवा दे। कोई ऐसा मित्र भी नजर नहीं आता था जो उसके नाम फर्जी तार भेज देता। वह इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था कि जालपा की नींद खुल गई। रमा ने तुरंत चादर से मुंह छुपा लिया, मानो बेखबर सो रहा है। जालपा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मुंह देखने लगी। जागरण और निद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। उसे धीरे से हिलाकर बोली, क्या अभी तक जाग रहे हो? रमानाथ ने कहा, क्या जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। पड़े पड़े सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपए कमा लाऊं। जालपा बोली, मुझे भी लेते चलोगे ना? रमानाथ ने कहा, तुम्हें परदेश में कहां लिए फिरूंगा? जालपा बोली, तो मैं यहां अकेली रह चुकी, 1 मिनट तो रहूंगी नहीं, मगर जाओगे कहां? रमानाथ ने कहा, अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूं। जालपा बोली, तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझसे तो 1 दिन भी ना रहा जाए। मैं समझ गई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, केवल मुंह देखे की प्रीति करते हो। रमानाथ ने कहा, तुम्हारे प्रेम पाश ही ने मुझे यहां बांधा रखा है, नहीं तो अब तक कभी चला गया होता। जालपा बोली, बातें बना रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होता तो तुम कोई पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूँ तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे क्यों नहीं कहते? जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम कैसे रह सकता है? रमानाथ ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है जालपा, मैंने तो तुमसे कभी पर्दा नहीं रखा। जालपा बोली, तो तुम मुझे सचमुच दिल से चाहते हो? रमानाथ बोला, यह क्या मुंह से कहूंगा जभी। जालपा बोली, अच्छा अब मैं एक प्रश्न करती हूँ, संभले रहना। तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताना। रमानाथ ने कहा, यह तो तुमने बेढब प्रश्न किया। अगर मैं तुमसे यही प्रश्न पूछूं तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी? जालपा बोली, मैं तो जानती हूं। रमानाथ ने कहा, बताओ। जालपा बोली, तुम बतला दो, मैं भी बतला दूं। रमानाथ ने कहा, मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना ही जानता हूं कि तुम मेरे रोम रोम में रम रही हो। जालपा बोली, सोचकर बतलाओ। मैं आदर्श पत्नी नहीं हूं, इसे मैं खूब जानती हूं। पति सेवा अब तक मैंने नाम को भी नहीं की। ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम मुझे नहीं आता। जो कुछ सीखा यहीं सीखा। फिर तुम्हें मुझसे क्यों प्रेम है? बातचीत में निपुण नहीं, रूप रंग भी ऐसा आकर्षक नहीं। जानते हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूं? रमानाथ ने कहा, क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जालपा बोली, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि तुम्हारे प्रेम को स्थायी बना सकूं।
रमानाथ ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता जालपा, ईमान से कहता हूँ। तुम में कोई कमी है, कोई दोष है, यह बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं आई। लेकिन तुमने मुझ में कौन सी बात देखी? न मेरे पास धन है, न रूप है, बताओ। जालपा बोली, बता दूं? मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूँ। अब तुमसे क्या छिपाऊं? जब मैं यहाँ आई तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती थी कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता। यह पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है। पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी ना बदलूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है। तुम अब भी मुझसे किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। रमानाथ ने कहा, यह तुम्हारी केवल शंका है जालपा। मैं दोस्तों से भी कोई दुराव नहीं करता। फिर तुम तो मेरी हृदयेश्वरी हो। जालपा बोली, मेरी तरफ देखकर बोलो, आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं है। रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा कह सुनाऊं, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जालपा जब उससे पूछती, सर्राफों को रुपए देते जाते हो या नहीं, तो वह बराबर कहता, हाँ, कुछ न कुछ हर महीने देता जाता हूँ। पर आज रमा की दुर्बलता ने जालपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। वह उसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने पूछा, सर्राफ के तो अभी सब रुपए अदा ना हुए होंगे? रमानाथ ने कहा, अब थोड़े ही बाकी हैं। जालपा बोली, कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? रमानाथ ने कहा, हाँ, लिखता क्यों नहीं, 700 से कुछ कम ही होंगे। जालपा बोली, तब तो पूरी गठरी है। तुमने कहीं रतन के रुपए तो नहीं दे दिए? रमा दिल में कांप रहा था, कहीं जालपा यह प्रश्न ना कर बैठे। आखिर उसने यह प्रश्न पूछ ही लिया। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। जालपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध और निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द मुंह से निकालती, लेकिन फिर शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई न कोई युक्ति सोच निकालते। जालपा यदि रतन से यह रहस्य कह सुनाती तो रतन अवश्य मान जाती। पर हाय रे आत्मगौरव! रमा ने यह बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो जालपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार किया हो। बोला, रतन के रुपए क्यों देता? आज चाहूं तो 2-4 हजार का माल ला सकता हूँ। कारीगरों की आदत देर करने की होती ही है। सुनार की खटाई मशहूर है। बस और कोई बात नहीं। 10 दिन में या तो चीज ही लाऊंगा या रुपए वापस कर दूंगा। मगर यह शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम भला मैं अपने खर्च में कैसे लाता? जालपा बोली, कुछ नहीं, मैंने यूं ही पूछा था। जालपा को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर रमा फिर उसी उधेड़ बुन में पड़ा। कहां से रुपए लाए? अगर वह रमेश बाबू से साफ साफ कह दे तो वह किसी महाजन से रुपए दिला देंगे, लेकिन नहीं, वह उनसे किसी तरह ना कह सकेगा। उसमें इतना साहस न था। उसने प्रातःकाल नाश्ता करके दफ्तर की राह ली। शायद वहां कुछ प्रबंध हो जाए। कौन प्रबंध करेगा, इसका उसे ध्यान न था। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है, पर यह नहीं जानता मैं अच्छा होऊंगा या नहीं। यही दशा इस समय रमा की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवा और कोई न था। रमा रजिस्टर खोलकर अंकों की जांच करने लगा। कई दिनों से मीजान नहीं दिया गया था, पर बड़े बाबू के हस्ताक्षर मौजूद थे। अब मीजान दिया तो 2500 निकले। एकाएक उसे एक बात सूझी, क्यों न 2500 की जगह मीजान 2000 लिख दूं? रसीद बही की जांच कौन करता है? अगर चोरी पकड़ी भी गई तो कह दूंगा मीजान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार को उसने मन में टिकने न दिया। इस भय से कहीं चित्त चंचल ना हो जाए, उसने पेंसिल के अंकों पर रोशनाई उधर दी और रजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियां आने लगी। गाड़ी वालों ने देखा बाबू साहब आज यही हैं, तो सोचा जल्दी से चुंगी देकर छुट्टी पर जाए। रमा ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की और गाड़ी वालों ने शौक से दी, क्योंकि यही मंडी का समय था और 12-1 बजे तक चुंगी घर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का हर्ष होता था। मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता था। अगर भाव रुपए में आधा पाव भी फिर गया तो सैकड़ों के मत्थे गई। 10-5 रुपए का बल खा जाने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। रमा को आज यह नई बात मालूम हुई। सोचा, आखिर सुबह को मैं घर ही पर बैठा रहता हूँ,
अगर यहाँ आकर बैठ जाऊं तो रोज 10-5 रुपए हाथ आ जाए, फिर तो 6 महीने में यह सारा झगड़ा साफ हो जाए। मान लो रोज यह चांदी ना होगी, मगर 15 ना सही 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर सुबह को रोज 5 रुपए मिल जाए और इतने ही दिन भर में और मिल जाए तो 5-6 महीने में मैं ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। उसने दराज खोलकर फिर रजिस्टर निकाला। यह हिसाब लगा लेने के बाद अब रजिस्टर में हेर उधर कर देना उसे इतना भयंकर न जान पड़ा। नया रंगरूट जो पहले बंदूक की आवाज से चौंक पड़ता है, आगे चलकर गोलियों की वर्षा में भी नहीं घबराता। रमा दफ्तर बंद करके भोजन करने घर जाने ही वाला था कि एक बिसाती का ठेला आ पहुंचा। रमा ने कहा, लौटकर चुंगी लूंगा। बिसाती ने मिकैत करनी शुरू की। उसे कोई बड़ा जरूरी काम था। आखिर 10 रुपए पर मामला ठीक हुआ। रमा ने चुंगी ली, रुपए जेब में रखे और घर चला। 25 रुपए केवल 2-2.5 घंटों में आ गए। अगर 1 महीने भी यह औसत रहे तो पल्ला पार है। उसे इतनी खुशी हुई कि वह भोजन करने घर न गया, बाजार से भी कुछ नहीं मंगवाया। रुपए भुनाते हुए उसे 1 रुपया कम हो जाने का ख्याल हुआ। वह शाम तक बैठा काम करता रहा। 4 रुपए और वसूल हुए। चिराग जले वह घर चला तो उसके मन पर से चिंता और निराशा का बहुत कुछ बोझ उतर चुका था। अगर 10 दिन यही तेजी रही तो रतन से मुंह चुराने की नौबत न आएगी। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वह आशा न पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य ना चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में ही उसने 100 रुपए जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का पान भी न खाया था। जालपा ने कई बार कहा, चलो कहीं घूम आवे, तो उसे भी उसने बातों में ही टाला। बस कल का दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वह क्या जवाब देगा। दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था, क्या वह 1 महीना भर के लिए और ना मान जाएगी। इतने दिन वह और ना बोलती तो शायद वह उससे उऋण हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूंगा। अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूंगा सर्राफ रुपए नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेल आऊं, मगर बादलों को देख देख रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वह प्रसन्न न थी, उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वह लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई है और मुर्रवत और मुलाहजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती है। जालपा ने कहा, तुम खूब आई, आज मैं भी तुम्हारे साथ जरा घूम आऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा, मुझे आज तो बहुत जल्द घर लौट जाना है, बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूँ। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला, जी हाँ, खूब याद है, अभी सर्राफ की दुकान से चला आ रहा हूँ। रोज सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीजों में समय बहुत लगता है। दाम तो कारीगरी के हैं, मालियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी 1 महीने से कम में चीज तैयार न हो, पर होगी लाजवाब, जी खुश हो जाएगा। पर रतन जरा भी न पिघली, तिनक कर बोली, अच्छा, अभी महीना भर और लगेगा? ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी ना हुई। आप उससे कह दीजिएगा मेरे रुपए वापस कर दे। आशा के कंगन देवियां पहनती होंगी, मेरे लिए जरूरत नहीं। रमानाथ ने कहा, 1 महीना ना लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजन कह दिया था, अब थोड़ी ही कसर रह गई है। कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग गए। रतन ने कहा, मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई, आप मेरे रुपए लौटा दीजिए बस। सुनार मैंने भी बहुत देखे हैं, आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी से बना देगा। अब आप रुपए मांग रही हैं, सर्राफ रुपए नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नजरों से देखकर कहा,
क्यों? रुपए क्यों ना लौटाएगा? रमानाथ ने कहा, इसलिए कि जो चीज आपके लिए बनाई है उसे वह कहां बेचता फिरेगा। संभव है साल 6 महीने में बिक सके, सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती। रतन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, उसने देर की है, उसका दंड भोगे। मुझे कल या तो कंगन लाके दीजिए या रुपए। आपसे यदि सर्राफ से दोस्ती है, आप मुलाहिजे और मुर्रवत के सबब से कुछ ना कह सकते हो तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए। नहीं आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूंगी। वाह, अच्छी दिल लगी। दुकान नीलाम करा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रमा अप्रतिभ होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वह कितनी मनहूस घड़ी थी जब उसने रतन से रुपए लिए, बैठे बिठाए विपत्ति मोल ली। जालपा ने कहा, सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सर्राफ की दुकान पर ले जाते? चीज आंखों से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन ने कहा, मैं अब चीज लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा, अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। रतन ने कहा, कल किस वक्त? रमानाथ ने कहा, दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊंगा। रतन बोली, पूरे रुपए लूंगी, ऐसा ना हो कि 100-200 रुपए देकर टाल दे। रमानाथ ने कहा, कल आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। यह कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते आना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर विशंभर दास को दिया कि माणिक दास को दिखाकर जवाब लाए। विशंभर ने कहा, पानी आ रहा है। रमानाथ ने कहा, तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हुए जाओ। विशंभर बोला, और वह जो घर पर ना मिले तो? रमानाथ ने कहा, मिलेंगे, वह इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उनका उपयोग किया। उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज्यादा है, खर्च कम, वह चाहे तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी ना करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौटकर नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर भी कुछ बोली नहीं। मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए अब तक? कहीं खेलने लगे होंगे। शैतान तो है ही, जो कहीं रमेश रुपए दे दे तो चांदी है। मैंने 200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास ना हो। ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। माणिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखा चाहिए। आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए ना दिए तो फिर बात भी ना पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूं कि जब वह शतरंज खेलने को बुलाए तो दौड़ा चला जाऊं। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। आखिर विशंभर लौटा। माणिक ने लिखा था, आजकल बहुत तंग हूं। मैं तो तुम्ही से रुपए मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़ कर फेंक दिया। मतलबी कहीं का। अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपए लेकर दौड़े जाते। खैर, देखा जाएगा। चुंगी के लिए माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकल जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूँ। उनमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार ना करूंगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा कि जहां मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहां मनमुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करो। रमा ने इस पत्र को भी फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता से वह कदाचित आकाश की काली अभेद मेघ राशि की ओर ताकता। मन की एक दशा वह भी होती है
जब आंखें खुली होती हैं और कुछ नहीं सूझता, कान खुले रहते हैं और कुछ नहीं सुनाई देता।